नमस्कार, प्रणाम। हम ओमनाथ विलेजुआ चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी दक्षिण में अपना विस्तार कैसे करेगी और क्या प्लान है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ कुंवर दिग्विजय जी हैं, उनका हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। जी कुंवर जी, आप बताइए, बीजेपी विस्तार करना चाह रही है, साउथ में अपना पांव फैलाना चाहती है दक्षिण के राज्यों में जी। और उससे पहले उनका लक्ष्य है तटीय राज्यों में बेहतर प्रदर्शन। बीजेपी का लक्ष्य है। तो तटीय राज्य में पश्चिम बंगाल से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ चुनाव माने अभी होने वाला है। बिल्कुल। तो बताइए आप इस पे क्या देखिए समझते ओम हैं? जी, बीजेपी जिसको केवल हिंदी भाषी राज्य का पार्टी माना जाता था, हिंदी भाषी राज्य की पार्टी माना जाता था, और उसमें भी केवल शहरी क्षेत्रों की मानी जाती थी बीजेपी। लेकिन मौजूदा समय में जब से आप ये कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने और मोदी पहली बार 2014 में जब मोदी जी चुनाव जीत कर आए, उसके बाद से बीजेपी ने गांव में विस्तार किया। जिस हिसाब से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, मंत्री, इवन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, उनके जितने भी लोग हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी को लोगों के बीच में ले जाने के लिए। आप देख सकते हैं इस समय मौजूदा समय में बंगाल में, टीएमसी में और सीपीआईएम में, टीएमसी में तो भगदड़ मच गई है। भगदड़ सी मची, एकदम तूफान सा मचा हुआ है कि वो निकल करके पार्टी से निकल करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं लगातार। बात कर लेते हैं हम आपके दूसरे उड़ीसा की। उड़ीसा में भी बीजेपी ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है। हाँ। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं कि उनके 6-7% मत प्रतिशत हमेशा बढ़ते ही हैं, जबकि वहाँ पे बीजेडी का राज हमेशा से कायम रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम आंध्रा में। आंध्रा में भी बीजेपी ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया, केरला में भी बढ़ाया है, जबकि वायनाड, राहुल गांधी जी को तो वायनाड से लड़ना ही पड़ा, क्योंकि अमेठी के लोगों ने किक ऑफ मार दिया सीधे, और उसके बाद उनको वहाँ से जाना पड़ा, जिसके बाद से उन्होंने अमेठी अपना शक्ल तक नहीं दिखाई है। हारने के बाद भी एक ही बार, मुश्किल से 1-2 बार उन्होंने दौरा किया होगा। हारने के बाद गए हैं वहाँ, 1-8 बार गए हैं, दौरा किया है उन्होंने। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं केरला की, तमिलनाडु की। हाँ। तमिलनाडु में भी बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी के लिए, उनका प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में जिस हिसाब से निकाय चुनाव को, नगर निगम के चुनाव को, निकाय चुनाव को उन्होंने प्रायोरिटी दी है। ओम जी, पहली बार किसी पार्टी के आपने गृह मंत्री को या उस पार्टी के मंत्रियों को निकाय चुनाव में उतरते हुए देखा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी, और वहाँ कुछ सफलता भी मिली है इनको, उनके उतरने से। वो 4 से 49 सीट पे, 48 सीट पे पहुंच गए। 35.15% इनका मत प्रतिशत हो गया। अच्छा, ये तो हम लोग बात कर लिए जी। माने वो कितना मेहनत कर पा रहे हैं कि जी तोड़ लगाए हुए हैं। आप मेहनत का एक नमूना दे दिए कि म्यूनसिपालिटी के चुनाव तक माने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके कैबिनेट मिनिस्टर तक, गृह मंत्री तक रैली कर देते हैं। बताता है कि बीजेपी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरा बात बता रहे हैं। एक बीजेपी और संघ से बैकग्राउंड से आते हैं देवधर जी। जी 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 जी। वो बंगाली सीख रहे हैं इस उम्र में, उसके बाद तेलुगु सीख रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी अपने कद्दावर नेताओं को लैंग्वेज भी पढ़ा रही है? ये इसको आप किस देखते हैं? देखिए ओम जी, क्या है कि बीजेपी का साफ साफ कहना है कि उनके जो फेसेस हैं, बड़े बड़े जो उनके फेस हैं, उनके जरिए वो कम्युनिकेशन बढ़ाने की बात होती है कि आप वार्तालाप करने का। अब जो हिंदी जानता है वो तमिल नहीं जानता, लेकिन नेता हिंदी का अच्छा है, वक्ता हिंदी में अच्छा बोल सकता है, वो तमिल तेलुगु नहीं जान रहा है। तो वहाँ के लोगों से वार्तालाप करने के लिए उसको ये सारी चीज़ सिखाई जा रही है, और ये एक नया ट्रेंड है। ये आप कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड है कि अपने नेताओं को, कल की डेट में आप देखिएगा जो केरला के बड़े नेता होंगे बीजेपी के, वो हिंदी सीख रहे होंगे। इसी बहाने थोड़ा सा वो हिंदी का विस्तार करने की बात भी चल रही है, आप देख सकते हैं। अब आपको ये आगे आपको लग रहा है कि क्या ये छवि अपना तोड़ पाएंगे हिंदी भाषी पट्टी से? जिस हिसाब से बीजेपी ट्रेन की तरह रफ्तार पकड़ी है, खैर बुलेट अभी इंडिया में आई नहीं है, लेकिन बीजेपी ने बुलेट की रफ्तार पकड़ ली है। वो बुलेट की रफ्तार से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप उनको कहीं पर भी आप आरोप लगाते हैं, हम मीडिया वाले भी, बिल्कुल मैं अपनी बात भी करता हूं कि मैं भी बीजेपी को केवल ये मानता हूं कि विकास की नहीं, ये केवल और केवल चुनाव की राजनीति करते हैं। ये हमेशा 24 आवर बीजेपी चुनाव के मूड में ही रहती है। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं होता। ये केवल और केवल चुनाव लड़ने की पार्टी बन गई है। एक होता है ना चुनाव लड़ने की मशीन,
बीजेपी कुछ EVM चुनाव लड़ने की ईवीएम हो गई है। जहाँ भी देखिए बीजेपी बस जीतना है, और मेहनत करती है। बस जीतना है बीजेपी को। जीत के लेकिन अलावा कुछ मेहनत नहीं का नजर फल आता तो है। मीठा होता है, सुनते आए हैं, क्या इसका देखिए फायदा उनको मेहनत का फल मिलेगा? मीठा होता है बिल्कुल। अब जनता को कुछ ना कुछ उम्मीद जगी है। मेन बात ये ओम जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की बातों पे लोगों को भरोसा होता है। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी हम लोग फील मतलब करते हैं जब हाँ, फील्ड में जैसे रहते हैं। फील्ड में उतरते हैं तो वो एक बिल्कुल कन्विंस कर ले जाते हैं लोगों को। उनको ये लगता है लोगों के कि बात करने से, प्रधानमंत्री जी के बात करने से, कि लोग मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोदी ने ये कह दिया नहीं, ये इमली को अगर उन्होंने आम कह दिया तो लोग उस इमली को आम मान लेते हैं। दिक्कत बस यहीं पर एक आती है कि मोदी जी के दिक्कत इनके लिए आएगी, विपक्षियों के लिए, क्योंकि वो उसी भावना के साथ आज की डेट में मोदी जी उनको ट्रेंड कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। एक और चीज़, आप बताएं। इतनी सारी बातें बोले कि वो कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों की राजनीति में अभी तक दक्षिण के 3 ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, वहाँ क्यों नहीं कुछ दिखा पाए? देखिए खिलते खिलते कमल खिल रहा है ओम जी, और आगे भी खिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी मेहनत है उस हिसाब से वो काम करेंगे। हमें ये लग रहा था कि जब हम, आपको याद होगा, जब एक तरफ से राजस्थान हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, छत्तीसगढ़ हारे हैं, तो हमको ये लग रहा था, हम आपको सबको मीडिया में भी इस बात की चर्चा थी, हम लोगों में भी चर्चा थी कि कांग्रेस रिकवर करेगी, रिकवर कर रही है, बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों से अपना वजूद खो रही है। जाहिर सी बात है कि मान सकते हैं वजूद खो रही है, कोई इसमें मानने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम इसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन निकाय चुनाव में वही राजस्थान में बीजेपी फिर कमबैक कर जाती है। उसके बाद आप फिर से देखिएगा तो वो दक्षिण भारत में जिस हिसाब से हैदराबाद में उन्होंने सीधे 4 से 49 तक पहुंचना, 48 तक अच्छा, पहुंचना। इस पे हम एक और चीज़ पे आएंगे। देखिए, जैसे होता क्या है, मुंबई में ये हमेशा रहते थे जी, चाहे कई जगह, जैसे दिल्ली का ही एक उदाहरण है, यहाँ पे ये एनडीएमसी में हमेशा रहते हैं जी। वही जब इनकी बारी आती है विधानसभा में तो वो चीज़ें नहीं दिखती है। इसको कैसे देखते हैं? क्या इनके पास उस लेवल का नेता नहीं है जिसको लोग मुख्यमंत्री स्वीकार कर सके? मेयर तक तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। करेक्ट। देखिए मनोज तिवारी को लोग उस हिसाब का मुख्यमंत्री के लायक नेता नहीं समझते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी ने दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन किया है। एनडीएमसी चुनाव हम लोगों के सामने है, लेकिन सीएम मटेरियल उनको लोग नहीं सीएम मटेरियल उनको लोग नहीं समझते हैं। सीएम के लिए थोड़ा सा एक होता है मैच्योर राजनीति वाला। देखिए आप हमारे यहाँ योगी जी के लिए आप भी जनता आप भी लड़ जाती है कि कैसे आप योगी जी को बुरा भला कह सकते हैं। माफ कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए अभी जरा सा एक चैलेंज की बात आई, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया केजरीवाल को कि आप 24 करोड़ की जनता को आप 2 करोड़ की जनता से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आई हैं जिस हिसाब से राजनीति में अब नया ट्रेंड स्टार्ट करने की बात चली है, लेकिन जनता ही नहीं स्वीकार कर रही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। बताएं। आरएस की मदद से, ये तो अब छुपी हुई बात नहीं है, आरएसएस के लोग आते हैं बीजेपी में और वो अपना, मोदी जी भी आए हैं और वो अपने नेतृत्व क्षमता भी दिखा रहे हैं। तो आरएसएस की मदद से कहीं दक्षिण में तो ये नहीं चाहते हैं कि घुसना, क्योंकि बूथ लेवल पे वो कार्यकर्ता तैयार करते हैं। ओम जी, आरएसएस जो एक स्वयंसेवी संस्था है, आपको अच्छी तरीके से पता है आरएसएस क्या है। हम आरएसएस के बारे में ये बोल देते हैं कि नहीं ये आतंकवाद फैला रही है, भगवाकरण करना चाह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आरएसएस एक स्वयंसेवी संस्था है। वो बीजेपी में आते हैं उनके नेता, ये बात भी अच्छी है। आपने देखा होगा राम माधव आए थे, हाँ, आरएसएस से निकल के आए थे, अभी भी हैं, शायद महासचिव प्रेम शुक्ला। हाँ, राम माधव ने, आपने पता होगा जम्मू कश्मीर के अंदर राम माधव का आज कद क्या है। जम्मू कश्मीर में लोग राम माधव को पसंद कर रहे हैं, जबकि राम माधव एक पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे, जिनको हम कह सकते हैं कि वो अच्छे पढ़े लिखे नेता के रूप में हो गए हैं। ठीक है, अब आरएसएस के जरिए ही वो कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता प्लस आरएसएस का कार्यकर्ता ही इस समय इक्वेशन चल रही है दक्षिण भारत में। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वही आरएसएस का कार्यकर्ता है। क्या आपको लगता है आसान नहीं है दक्षिण भारत में किले को भेजना, कि आसान है इनके लिए? देखिए अभी तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 3 राज्य में इनका खाता तक नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं ओम जी की अभी जंग लगी हुई तलवार है बीजेपी दक्षिण के लिए अभी जंग लगी हुई तलवार है, लेकिन उस जंग को हटाने का काम अमित शाह और जेपी नड्डा बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये जंग जो है ना बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि ये अभी 19 का चुनाव जीते हैं जी, जिसमें इनको आया है 300 सीट आया था शायद, जी अपने जी, और ये 333 का लक्ष्य रखे हुए हैं 24 में। जी। क्या पहुंचा पाएंगे अमित शाह और मोदी?
मुझे उससे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदी भाषी दक्षिण भारत में, हैदराबाद में, केरला में इसका इम्पैक्ट जो जा रहा है ना, आप हैदराबाद को बहुत ही नॉर्मली मत ले लीजिएगा ओम जी। मैं अब जनता से भी ये कहूँगा कि हैदराबाद का जो अपना इक्वेशन एक निकल के आया है, अलग वहाँ टाइप का अलग वोटिंग ही और टाइप की वोटिंग होगी, क्योंकि अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि नहीं ईवीएम हैक होती है। भाई साहब, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, अब बैलेट पेपर में भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो तो ईवीएम वाले भी सवाल अब नहीं उठा सकते ईवीएम वाले भी हैं, सवाल जो नहीं उठा मांगते थे सकते। बैलेट पेपर तो का। आपको क्या जितना लॉस इनको इधर से होगा हिंदी भाषी राज्यों से, मैं मान सकता हूँ यूपी में इनको लॉस होगा, राजस्थान में लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी भी वही नहीं, राजस्थान तो गंवा चुके हैं ना। राजस्थान में फिर भी वो फाइट बैक करेंगे, राजस्थान में कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन राजस्थानियों का जो जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में, चाहे अभी जो कांग्रेस में दो फार है, एक पायलट वो और बोलते हैं कि गहलोत, उनका वही कि मोदी से कोई बैर है। नहीं, वसुंधरा तेरी हाँ, खैर नहीं, हाँ। ये नारा वहाँ चलता था। आज भी वसुंधरा जी के लिए ही वहाँ पे मना है, नहीं तो बीजेपी फाइट बैक, बीजेपी वापस आ जाती वहाँ पे। चलिए, अब हम लोग आज के डिबेट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी का, दिग्विजय सिंह विलेजुआ पर बता रहे हैं, देखिए कि बीजेपी 2019 का 14 का चुनाव लड़ी और 19 की तैयारी में जुट गई। जी जी बिल्कुल है, उसी तरीके से 2019 का चुनाव लड़ी और 24 की तैयारी में जुट गई है। तो अब ये देखना होगा कि अब 24 में क्या होता है, नहीं होता है। समय तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे वो तमाम तरह का जो काम हो रहा है, अगर वो धरातल पे आ जाए तो इनके लिए हो सके थोड़ा आसान हो, लेकिन चुनावी राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फाइट बैक करेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि बीजेपी के अंदर लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, इनके जितने भी, क्योंकि संघ ना, लेकिन संघ एक और आपको चीज़ है, लड़ाई इनकी सिखा देता लड़ने है। की क्षमता तो है, लेकिन इनमें एक कमी है, ये 1 to 1 फाइट नहीं कर पाते हैं। जहाँ सिर्फ दो पार्टियां हो, वहाँ फाइट करने में ये डर जाते हैं, या पता नहीं क्या है कि नहीं हो पाता है। हाँ, ये थोड़ा सा जहाँ टीम भी बनाते हैं ये, हाँ। बिना टीम भी बनाए काम नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है, इसी पे आप ओके, लोगों को धन्यवाद कैसा आपका लगा बहुत-बहुत। वीडियो, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा आशीर्वाद बनाते रहिए। हम इसी तरीके से आपको बेबाक, न किसी के दबाव में, न किसी के कहने पे, जो पढ़ते और लिखते समझते हैं उस पे आपको बताते रहते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।